हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुकुल ऑफिशियल पर। और मेरा नाम है अनूप छोकर। मैं हाजिर हूँ आपके लिए आज NCERT कक्षा 6 से 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न महेश वर्णवाल जी की पुस्तक से लेकर प्रश्न एक्सप्रेस स्कोर बूस्टर सीरीज़ का आज पार्ट 12 है। पार्ट 12 का भाग ए मैं पहले ही करा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको मध्यकालीन भारत में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये बताया था और उस थोड़ा दिल्ली सल्तनत के बारे में परिचय दिया था। वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए हमने आगे के क्वेश्चंस को सेकंड पार्ट में करने के लिए डिसाइड किया था। तो आइए आज हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। इसमें मैं आपको वंश के हिसाब से, जो मैंने सीक्वेंस आपको वंश का बताया था, उसी हिसाब से मैं आपको प्रश्न कराऊंगा। दिल्ली सल्तनत जिसका कार्यकाल जो रहा था वो रहा था 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। और उसी में सबसे पहला वंश था गुलाम वंश। तो सबसे पहला सवाल यही बनता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 2, दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था। तो दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान जिसे माना जाता है वो है इल्तुतमिश, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था। तो चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक था इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इल्तुतमिश को मार्क कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। तो ये आपने काफ़ी पढ़ रखा होगा कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। एक बहुत ही अजीब तरीके से कह सकते हैं कि चौगान जो एक खेल होता है, जिसे आज पोलो के नाम से जाना जाता है, चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में कौन सा कथन सही है। विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 5 के विकल्प हैं। 1, खोखरों को परास्त कर गौरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपने विजित हुए प्रदेशों का प्रतिनिधि ऐबक को नियुक्त किया। औपचारिक रूप से ऐबक 25 जून 1206 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। ऐबक ने अपने नाम से कोई सिक्के जारी नहीं किए। राज्यारोहण के समय ऐबक दासता से मुक्त नहीं था और इसे सुल्तान की पदवी ग्रहण की थी। ये 5 कथन दिए गए हैं, इसमें से हमको बताना है कि कौन कौन से सही हैं। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4, यानी 1, 2, 3 और 4 सही हैं। तो 5वां गलत है, जो कि दिया गया है कि इसने सुल्तान की पदवी ग्रहण की। तो इसने सुल्तान की कोई पदवी ग्रहण नहीं की थी। प्रश्न नंबर 6, रज़िया बेगम को सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था। रज़िया बेगम को सत्तायुक्त करने में ऑप्शन सी तुर्कों का हाथ था। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गयासुद्दीन बलबन के संबंध में सही नहीं है। तो पहला है, उसे नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसे इक़्तिदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, उसे तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया और बंगाल के विद्रोहों का दमन किया। तो इसमें हमसे पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है। नहीं को ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न नंबर 7 का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इक़्तिदारी व्यवस्था का प्रारंभ गयासुद्दीन बलबन ने नहीं किया था। प्रश्न 8, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। तो रक्त और लौह की नीति अपनाने के बारे में कहा गया बलबन के बारे में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उसके यहाँ से शुरू हो जाता है आपका खिलजी वंश। अब हम खिलजी वंश के प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न है, किसको सिकंदर द्वितीय के नाम से जाना जाता है। सिकंदर द्वितीय के नाम से अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बाज़ार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी। तो बाज़ार अधिनियम नीति अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर सी के द्वारा लागू की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो वो था रामचंद्र देव, ऑप्शन नंबर ए। तुगलक वंश से ज़्यादा प्रश्न, खिलजी वंश से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते, केवल 3 ही प्रश्न NCERT में दिए गए हैं। उसके बाद शुरू होता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की किन योजनाओं को उनके मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कार्य किए थे उनको क्रम से हमें लगाना है। तो इसमें विकल्प हैं, दोआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, राजधानी परिवर्तन और खुरासान अभियान। तो इसको हम क्रम में लगाएंगे तो हमारे पास बनेगा जो वो है ऑप्शन नंबर सी। आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे, इसको मैंने क्रॉप नहीं किया है इसीलिए। दोआब में कर वृद्धि किया गया था 1325 में, राजधानी परिवर्तन हुआ 1326 में, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 में और खुरासान अभियान हुआ था 1330 में। आप देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिल्ली का किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले सुल्तान का क्या नाम था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मोरक्को देश का यात्री इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो इब्ने बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन ए के शासनकाल में। अगले प्रश्न पर, मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था? मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था? तो दर्शन शास्त्र, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो होली के त्यौहार में सबसे पहले भाग लिया था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर बी ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया था? तो विरोधियों का मिश्रण बताया गया था मोहम्मद बिन तुगलक को, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसने सन 1329 ईस्वी से 1330 ईस्वी के मध्य तांबे के सिक्कों के प्रतीकात्मक रूप में मुद्रा चलाई थी? तांबे के सिक्कों के प्रतीकात्मक के रूप में मुद्रा चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 20वां प्रश्न है, दौलताबाद जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी वह स्थित है? यानी सीधा प्रश्न है कि दौलताबाद कहाँ स्थित है? तो वो है औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। दौलताबाद में है औरंगाबाद स्थित। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ से शुरू होता है आपका सैयद और लोदी वंश। तो काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है इसमें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। तो सबसे पहले इसमें दे रखे हैं तुगलक वंश, लोदी वंश, सैयद वंश, इलवरी तुर्क और खिलजी। तो 4 को तो आपने अभी पढ़ा था, एक इलवरी तुर्क आपने अभी नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले वही आएगा इलवरी तुर्क, यानी इसको गुलाम वंश को कहते हैं इलवरी तुर्क। 1206 से 1290, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। यानी कि 4 इलवरी तुर्क, 5 खिलजी, 1 तुगलक और उसके बाद 3 सैयद और लास्ट में लोदी। यानी कि इलवरी तुर्क यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। प्रश्न नंबर 22, लोदी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लोदी वंश को स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है बहलोल लोदी को। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर का संस्थापक था ऑप्शन नंबर डी यानी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा अंतिम रूप से गुलाम समूहों के समूह चालीसा को समाप्त कर दिया गया? समूह चालीसा को समाप्त किया गया, ऑप्शन नंबर सी
यानी बल 1 के द्वारा। चलते हैं, आपने आगे एक प्रश्न और मिस हो गया है इसमें, तो वो है हमारा प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजस्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की थी? तो राजस्व सिद्धांत की सर्वप्रथम व्याख्या की थी ए यानी बल 1 ने। मेरा काम आपको प्रैक्टिस करवाना है, मैं आपको किसी भी प्रकार की थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आपने सुना होगा, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, मैं ये मान के चलता हूँ। लेकिन यदि आप प्रैक्टिस में नहीं बने रहेंगे तो आप भूल सकते हैं कुछ भी। तो इसीलिए आप मेरे साथ रोज़ प्रैक्टिस सेशन में जुड़िए। सभी इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सभी से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे कराऊंगा, और प्रैक्टिस में बने रहने से आपका कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा और आपको दोबारा रिवीजन अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर आगे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। ऑफिशियल चैनल है, नाम है हमारा गुरुकुल ऑफिशियल, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सर्च करके भी आपको यही सिंबल दिखेगा चैनल पर भी वाइट कलर में। किसी फेक चैनल को ज्वाइन मत कीजिएगा। और हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी पेड कोर्स नहीं बेचा जाता है, ना ही कभी भी कोई पेड क्लास दी जाती है, तो केवल फ्री क्लासेस दी जाती हैं। तो इसीलिए हमारे द्वारा कोई अगर पेड कोर्स बेचता है, बताता है, तो उसको मना कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।